लाइफ इंश्योरेंस क्या होगा, जिसमें ह्यूमन लाइफ क्या ह्यूमन लाइफ अवेलेबल होती है, क्या ह्यूमन लाइफ की लॉस से भी किसी को लॉस हो सकता है, कैसे नुकसान कैसे हो सकता है किसी की लाइफ जाने। देखो दो तरीके का प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट अर्ली समय से पहले अगर किसी की डेथ हो जाती है स्पेशली अर्निंग, और एक होता है लिविंग टू लॉन्ग। लिविंग टू लॉन्ग इज ऑल्सो अ डेंजर, एंड डाइंग बिफोर अ पर्टिकुलर एज, जल्दी मर जाना भी एक प्रॉब्लम है, स्पेशली किसकी अर्निंग मेंबर की। अगर समझो एक फैमिली है 4 लोगों की, एक ही अर्निंग अर्निंग मेंबर है, मतलब आदमी है उसकी वाइफ है, वाइफ अर्निंग मेंबर, 2 बच्चे हैं और उसकी मदर भी, 4 लोग अर्निंग नहीं है, एक अकेला आदमी अर्निंग नहीं। अगर अचानक से उसकी डेथ हो गई तो बचे हुए 4 लोगों का क्या होगा, ये एक प्रॉब्लम है। अर्निंग मेंबर की अगर डेथ जल्दी हो जाए तो क्या होगा, उसके पीछे जो उसकी फैमिली मेंबर बचे उनका क्या होगा। दिस इज a risk for dying at early age, and living too long is also a risk. क्यों, क्योंकि आपकी अर्निंग तो एक एज तक होगी ना, आप 60 या 65 पे क्या हो जाओगे, रिटायर्ड हो जाओगे। कोई भी आदमी 60 या 65 की एज पे तो रिटायर होगा ना, इतनी हेल्थ है कि बिजनेस कंटिन्यू करेगा, जरूरी भाई। एक एज के बाद तो आप काम करना बंद कर दोगे ना, आपका फिजिकल हेल्थ क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, आप लॉन्ग आवर्स बैठ नहीं पाओगे। मतलब एक एज के बाद आपकी अर्निंग क्या हो जाएगी, या तो खत्म या तो एटलीस्ट कम हो जाएगी। अर्निंग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन उस वक्त तो आपको ज्यादा पैसे चाहिए, आपको ज्यादा दवाइयों के पैसे ज्यादा खर्चे होंगे, आपको ज्यादा हेल्थ की जरूरत है। तो या तो आप रिटायर हो गए और आपकी अर्निंग क्या हो गई, जीरो हो गई, या तो आपकी अर्निंग क्या हो गई, बहुत कम हो गई, बट खर्चे तो है, सब खर्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। सो लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, लाइफ भी क्या है, अनसर्टेन है, लाइफ सर्टेन नहीं है, लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन। ऑल इंडिविजुअल ट्राई टू एश्योर देमसेल्फ एज अ सर्टेन सम, एश्योर्ड मतलब इंश्योरेंस निकालना, हम यहाँ पे इंश्योर्ड की जगह एश्योर्ड बोलते हैं, इंश्योर्ड की जगह क्या बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, एश्योर्ड, ठीक है। तो दे वांट कि भाई हाँ चलो अगर ऐसा कोई अनफोर्सिन इवेंट हो जाए तो उनको एक लमसम अमाउंट मिल जाए, किसी के डेथ, right? So individual in their life are always exposed to some kind of risk, and these are two types of risk. One is which is certain, death क्या है, death तो होना ही है कभी ना कभी, बट प्रॉब्लम इज अगर डेथ एक एज से पहले हो जाए तो क्या होगा, in case what will happen to other member of the family who are dependent on a particular individual's income, अगर उसकी डेथ हो जाती है क्या, आंसर इज लाइफ इंश्योरेंस निकाल लो, डेथ हो गई, एक साथ एक लमसम अमाउंट फैमिली में मिल जाएगा जिससे उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, राइट। और अदर रिस्क देखो, अदर रिस्क इज लिविंग टू लॉन्ग, लिविंग टू लॉन्ग इज आल्सो अ रिस्क इन विच एन इंडिविजुअल में बिकम टू ओल्ड टू अर्न, टू ओल्ड टू अर्न, या तो रिटायर हो जाएगा, या तो उसकी अर्निंग डिक्लाइन हो जाएगी, या तो अर्निंग एंड हो जाएगी। इन सच सर्कमस्टेंसेस आल्सो इंडिविजुअल से प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, ये भी एक प्रकार का रिस्क है। और इंडिविजुअल क्या चाहेगा कि भाई मेरे साथ कुछ ऐसा हो कि मुझे रिटायरमेंट के बाद भी मिलते रहे, तो उसका भी आंसर है लाइफ, ठीक। दोनों का आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। नाउ व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स, हमने प्रिंसिपल पढ़े ना, 6 प्रिंसिपल, उन्हीं में से कोई ना कोई एप्लीकेबल, ठीक। सबसे पहला utmost good faith, yes, utmost good faith is applicable, utmost good faith जो हमने वहां पढ़ा था ना, सेम एग्जैक्टली सेम। क्या लाइफ इंश्योरेंस में utmost good faith एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, यस एप्लीकेबल है, बट ओनली एट द टाइम ऑफ टेकिंग ऑफ पॉलिसी, खरीदते वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। लॉस
लॉस होते वक्त अगर हो तो भी चलेगा, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट कब होना चाहिए? पॉलिसी खरीदते वक्त होना चाहिए। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ह्यूमन लाइफ का हम मॉनी में लॉस को मॉनेटरी वैल्यू में कंपेयर, तो इंडेमनिटी नॉट एप्लीकेबल, एटमॉस गुड फेथ यस एप्लीकेबल, एंड मतलब इंश्योरेंस लॉस कवर करने के लिए आप इंश्योरेंस से प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। अगर कार का एक्सीडेंट हो गया 1 लाख का लॉस हुआ है तो 1 लाख मिलेगा, 1 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। लाइफ में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइफ का अगर किसी का डेथ हो गया तो आप उसका वैल्यू नहीं लगा सकते मनी के, किसी भी आदमी का वैल्यू नहीं लगा सकते मनी के, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं। ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, देयर आर 4 और 5 टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, होल का मतलब क्या हुआ? पूरी लाइफ, मतलब इसमें पैसा तभी मिलेगा जब डेथ, डेथ तो सर्टेन है, कभी ना कभी तो होगी, ठीक है। इंश्योरेंस एक पीरियड तक के लिए पे करना है, मतलब से 25 साल या 30 साल, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 30 साल तक आपको क्या पे करना है? प्रीमियम, 30 साल तक आपको प्रीमियम पे करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको पैसा लमसम अमाउंट में मिलेगा, कब मिलेगा? डेफिनेटली डेथ हो गई तो आपको तो नहीं मिलेगा, मतलब किसको मिलेगा? फैमिली मेंबर को, लीगल हेयर को, जो भी वारिस है, जो भी बचे हुए मेंबर है उनमें से किसी एक को, वेरी सिंपल। तो इसको बोलते हैं होल लाइफ पॉलिसी। ये सिर्फ डेथ के लिए, ये किसके लिए? सिर्फ डेथ। अगर डेथ जल्दी हो गई तब मिल जाएगा, जब हुई तब मिलेगी, ठीक। जो भी बचे हुए मेंबर है उनको, सिंपल है। एंडोमेंट पॉलिसी, देखो एंडोमेंट पॉलिसी में क्या होता है कि एक एक टर्म है, समझो कि फॉर एग्जांपल से 30 हमने पॉलिसी निकाली 30 इयर्स, ठीक है। 30 इयर्स के पहले जब भी डेथ हुई, 30 इयर्स तक हर साल हमको प्रीमियम पे करना है, हर साल क्या करना है? प्रीमियम पे करना है। जब भी डेथ हुई, जब भी डेथ हुई तो फैमिली मेंबर को लमसम अमाउंट मिल जाए, लमसम अमाउंट मतलब जितने की भी, मतलब समझो किसी ने 60 लाख की पॉलिसी निकाली 30 साल, ठीक। हर महीने या हर 6-6 महीने या हर साल में एक प्रीमियम पे करना है रेगुलर 30 इयर्स तक। समझो 10 साल के बाद डेथ हो तो फैमिली मेंबर को पूरा 60 लाख मिल जाएगा और प्रीमियम भी आगे पे करने की जरूरत, ठीक है। और अगर समझो 30 इयर्स तक डेथ नहीं, पूरा पैसा विद इंटरेस्ट उसी को मिल जाएगा, जिसकी डेथ हुई उसी को मिल जाएगा। मतलब मुझे किसी को लगता है कि यार 30 इयर्स के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, पॉलिसी निकाल लेता हूँ, तो 30 इयर्स के बाद क्या होगा? जब वो रिटायर होगा तब उसे 60 लाख रुपया मिल जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब 60 लाख से भी कुछ ज्यादा ही मिल, एक फिक्स अमाउंट तो रहता ही है, बट उससे ज्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड ऑन इंटरेस्ट रेट, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, मार्केट में इन्वेस्ट। इसको बोलते हैं एंडोमेंट। भाई समझ में आया? मतलब जो भी पॉलिसी का पीरियड है उसके पहले डेथ हो गई तो फैमिली मेंबर को फुल अमाउंट मिल जाएगा एज कंपनसेशन, और नहीं हुई तो पीरियड खत्म होने पे उस आदमी को कुछ मिल जाएगा जिसे पॉलिसी निकाली। इसको बोलते हैं एंडोमेंट। और ये उसके लिए, किसके लिए? रिटायर, मतलब ये दोनों कवर करता है, जल्दी डेथ हो गई तो भी काम आएगा, नहीं हुई तो रिटायरमेंट में मिल जाएगा पैसा, अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत सिंपल है, ये एक ऐसी लाइफ पॉलिसी है जो 2 या 3 लोगों के जॉइंट ने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड, अगर हस्बैंड का डेथ हो गया तो वाइफ को प्रॉब्लम, वाइफ का डेथ हो गया तो हस्बैंड को प्रॉब्लम, मतलब समझो हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलके दोनों जॉब करते हैं और दोनों के जो दोनों की अर्निंग से खर्च, किसी एक की भी डेथ हो गई तो प्रॉब्लम होगा, इन दिस केस किसी भी एक की भी डेथ हो गई तो प्रॉब्लम होगा, दूसरे की अर्निंग खत्म हो जाएगी, तो फिर पॉलिसी निकाल ली, एक की डेथ हुई तो दूसरे को पैसा मिल जाएगा, दूसरे की डेथ हुई तो पहले को पैसा मिल जाएगा, तो उनकी लाइफ क्या होगी? या फिर जैसे कि दो पार्टनर, एक पार्टनरशिप फॉर्म है और दो पार्टनर, अगर एक पार्टनर की डेथ होगी तो क्या होगा? है ना प्रॉब्लम, राइट? बिजनेस अफेक्ट हो सकता है, पॉलिसी निकालना, पार्टनर ए है और पार्टनर बी है, अगर ए का जल्दी डेथ हो गया बी को पैसा मिल जाएगा,
बी का डेथ हो गया, एक में मिल जाएगा, 3 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो जब पॉलिसी 2 या 3 या 4 लोगों के नाम पे होती है तो उसको बोलते हैं जॉइंट, नाम से ही समझ आ रहा है जॉइंट। दो एग्जांपल है हस्बैंड वाइफ और दूसरे पार्टनर, अंडरस्टूड, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट इज एन्युटी पॉलिसी। देखो एन्युटी पॉलिसी में क्या होता है, एक टाइम पीरियड, ये भी रिटायरमेंट से रिलेटेड, एक टाइम पीरियड तक आपको प्रीमियम पे करना और उस टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद आपको हर महीने पैसे मिलेंगे, या हर 6-6 महीने में मिलेंगे, या हर 3-3 महीने में, या हर एक साल में। आपने जैसी पॉलिसी निकाली, महीने वाली भी निकाल सकते हैं, 6 महीने वाली भी निकाल सकते हैं, 3 महीने वाली भी निकाल सकते हैं, नहीं एक साल में एक साथ मिल जाए तो भी चलेगा, एक साल में मिलेगा तो ज्यादा बड़ा अमाउंट मिलेगा, महीने महीने मिलेगा तो वैसा मिलेगा, है ना। मतलब कि भाई आपको लगता है हाँ 60 की एज में आप रिटायर हो जाओगे, इसमें आपने ये पॉलिसी निकाल ली जिसको बोलते हैं एन्युटी पॉलिसी, है ना। कितना साल बचा है उतने साल तक आप प्रीमियम करोगे, उसके बाद फिर उस एज के बाद आपको क्या मिलेगा, एक रेगुलर, जिससे आपका बचा हुआ लाइफ से, ठीक है ना। ये वाली पॉलिसी किसके लिए, उसके लीडिंग टू एंडोमेंट पॉलिसी में दोनों कवर होगा, एंड लास्ट टाइप ऑफ पॉलिसी इज कॉल्ड चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। ये पॉलिसी चिल्ड्रंस के लिए होती है, चिल्ड्रंस मतलब चिल्ड्रन को एक एज पे पैसा मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल किसी आदमी को मालूम है कि भैया उसकी बेटी है जो कि अभी 2 साल की है और 20 साल की, मतलब से 18 साल के बाद जब वो 20 साल की होगी तो उसकी मैरिज करनी है, एक बड़ा खर्चा लगेगा, तो उस आदमी ने क्या कर लिया, एक पॉलिसी निकाली। पॉलिसी किसकी निकाली, अपनी बेटी की पॉलिसी नहीं निकाली, पॉलिसी खुद की निकाली, लेकिन बेटी। अब पैसा किसको मिलेगा, बेटी को मिलेगा, कब मिलेगा, जब वो 20 साल की हो जाएगी, तो शादी के लिए हो गया या फर्दर एजुकेशन के लिए हो गया तो मिल, अगर वो पर्सन की उससे पहले डेथ हो गई तो प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं, प्रीमियम ऐसे हर साल प्रीमियम पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर उसकी अर्ली डेथ हो गई तो प्रीमियम पे करने की जरूरत है, फिर भी उतना ही पैसा उसकी बेटी को मिलेगा जब वो, तो ये पॉलिसी किसके लिए ली जा रही है, चिल्ड्रन के, इसके लिए, इसका नाम हो गया चिल्ड्रन, और ये बिल्कुल एंडोमेंट पॉलिसी जैसा है, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिलेगा, मैच्योरिटी पे पूरा पैसा मिलेगा, राइट। तो अगर उस अर्निंग मेंबर की लाइफ रही या नहीं रही, उसकी बेटी की लाइफ क्या है, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन एंडोमेंट। तो ये मैरिज के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए हो सकता है, या किसी भी इस तरीके के स्पेसिफिक खर्चे के लिए हो सकता है जिसको मालूम है कि भैया एक एज के बाद ये खर्चा लगने, ठीक। ये हो गया चिल्ड्रंस एंडोमेंट पॉलिसी। नाउ नेक्स्ट इज फायर इंश्योरेंस। ठीक है, अब हमारा लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो गया, फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस किसका होता है, फायर इंश्योरेंस सिंपल वर्ड में बोलो तो प्रॉपर्टी का होता है। किसका होता है, प्रॉपर्टी, मतलब हाउस का भी हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन अपने गुड्स का भी करवा सकता है, किसी एसेट का भी करवा सकता है, फैक्ट्री का भी करवा सकता है, फायर इंश्योरेंस। तो फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन वन पार्टी विच इज कॉल्ड इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी, एंड अदर पार्टी, मतलब an individual person or maybe a business firm, which is called insured for financial loss which may suffer due to damage to the property by fire। फायर की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ तो उसके लिए फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, और ये टाइम पीरियड जनरली 1 साल का होता है। टाइम पीरियड कितना होता है, तो भाई अगर किसी ने अपने गुड्स की इंश्योरेंस करवा लिया, आग लग गई, गुड्स को कुछ लॉस होता है तो वो मिल जाएगा विद इन दैट 1 ईयर। 1 साल के बाद वो वापस 1 साल के लिए रिन्यू कर सकता है, हर साल वो क्या कर सकता है, वापस रिन्यू कर सकता है, तो हर साल फिर उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सो नॉर्मली पीरियड इज 1 ईयर which can be renewed from time to time। इसको रिन्यू कर सकते हैं, जैसे 1 साल खत्म हुआ हम अगले साल फिर से रिन्यू कर सकते हैं, फिर वो खत्म हुआ अगले साल फिर से रिन्यू कर सकते हैं, ठीक। The premium may be either paid in lump sum or installment। इसके लिए प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम लम सम भी पे कर सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में ज्यादा करके लम सम ही होता है, पता आपको जैसे इंश्योरेंस नहीं है वो आप इंस्टॉलमेंट में पे कर, ठीक, और ज्यादा करके लम सम, ठीक।
अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फायर इंश्योरेंस मतलब फायर मस्ट सेटिस्फाई दिस टू थिंग, फर्स्ट इज एक्चुअल लॉस होना चाहिए, मतलब आग लगी लेकिन लॉस नहीं हुआ, आग लगी लेकिन एक्चुअल में लॉस होना चाहिए। दूसरा लॉस जो है वो एक्सीडेंटल होना चाहिए, ना कि इंटेंशनल, मतलब जानबूझ करके आग लगा दो और लॉस हो तो नहीं चलेगा। एक्सीडेंटल क्या होना चाहिए, एक्सीडेंटल होना चाहिए, जानबूझ के लगाया हुआ आग। अंडरस्टूड। नाउ मेन एलिमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के क्या क्या मेन एलिमेंट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों समय होना चाहिए, पॉलिसी खरीदते वक्त भी होना चाहिए और लॉस होते वक्त कब होना चाहिए, और दोनों समय। हमने लाइफ इंश्योरेंस में क्या पढ़ा था, सिर्फ पॉलिसी खरीदते वक्त होना चाहिए, यहाँ पे पॉलिसी खरीदते वक्त भी होना चाहिए और जब लॉस हुआ तब भी होना चाहिए, राइट। मतलब मैंने कोई गुड्स का इंश्योरेंस करवाया, 2 महीने बाद वो बिक गए, उसके बाद आग लगी, उससे नुकसान हुआ तो उससे मुझे कुछ नहीं, क्योंकि मैंने तो बेच दिया ना और दूसरे के पास चले गए, अब आग लगी तो उसका नुकसान, मेरा नुकसान तो नहीं, ठीक। The contract of fire insurance utmost good faith, yes utmost good faith भी होना चाहिए, insurable interest भी होना चाहिए, yes होना चाहिए, utmost good faith भी होना चाहिए, yes, ठीक। थर्ड indemnity, yes strictly होनी चाहिए। गुड्स का अगर लॉस हो, आग लगा, उसका तो वैल्यूएशन कर सकते हैं, कितना लॉस हुआ उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा। तो indemnity, हाँ indemnity is followed and strictly followed. Then last point, the compensation is paid only when the loss is due to fire, मतलब proximate cause, proximate cause, और वो cause क्या होना चाहिए, फायर ही होना चाहिए और कोई cause नहीं चलेगा। फायर इंश्योरेंस में फायर ही। Next, marine, next type is marine insurance. Marine insurance मतलब, marine मतलब समुद्र, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जब गुड्स शिप से जाते हैं वो वाले, उसमें कुछ डेंजर हो सकते हैं, किसको किसको डेंजर हो सकता है, गुड्स को डेंजर हो सकता है, शिप को डेंजर हो सकता है, नहीं वो तो LIC लाइफ इंश्योरेंस, और एक होता है फ्रेट, हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अभी आएगा सब अपने आप, ठीक है। Marine insurance can be defined as an arrangement under which the insurer indemnify, मतलब लॉस कवर करता है, indemnify का मतलब क्या होता है, लॉस कवर करता है to the insured in the manner and to the extent agreed in the marine losses. Marine losses मतलब स्टॉर्म आ गया, शिप जो है वो समुद्र में है, स्टॉर्म आ गया, टकरा गया किसी चीज से, जैसे टाइटैनिक पत्थर से टकरा के डूब गया, कोलिजन हो गया, आइसबर्ग से टकरा गया, कैप्चर हो गया, कैप्चर मतलब होते ना पायलट्स वगैरह ने कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया, कैप्चर और सीज एक ही बात हो गई। सीज मतलब कैप्चर मतलब किसी ने कैप्चर कर लिया, और सीज मतलब किसी आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी दूसरे देश से जा रहा है, किसी दूसरे देश वाले ने सीज कर लिया, जब्त कर लिया, मतलब पेपर दिखाओ ये नहीं है, तुम गलत जगह पे भेज रहे हो, यहाँ पे तुम अलाउड नहीं करना, समथिंग किसी ने सीज कर लिया, सिंक डूब गई किसी भी कारण से, या इस तरीके की कोई भी, ठीक। तो इसके अगेंस्ट में जो भी लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा सच काइंड ऑफ, ठीक है। Marine insurance is a contract between insured and insurer, ये तो सिंपल है, सारे के सारे यही एग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड। द इंश्योर्ड में भी कार्गो ओनर, कार्गो ओनर मतलब मेरा, मैं इंपोर्टर हूँ या एक्सपोर्टर, तो मेरा क्या है, गुड्स है, गुड्स को ही कार्गो बोलते हैं, गुड्स को क्या बोलते हैं यहाँ पे, कार्गो, कार्गो मतलब गुड्स, ठीक है। या फिर जो शिप का ओनर है, शिप का ओनर किसको करेगा, शिप के ओनर की शिप है, अगर शिप को नुकसान हुआ तो शिप का ओनर करेगा, गुड्स को नुकसान हुआ तो गुड्स का ओनर करेगा, मतलब कार्गो का ओनर, या फिर फ्रेट रिसीवर, जिसको फ्रेट रिसीव हो,
तो फ्रेट फ्रेट मतलब अगर समझो इसकी शिपिंग कंपनी है, मैं बोलता मेरे गुड्स को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दो, कुछ पैसे लगेंगे फ्री में कर उसी को फ्रेट। हिंदी में बोले तो भाड़ा, हिंदी में बोले तो क्या सिंपल लैंग्वेज बोले तो फ्रेट। अब तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ गुड तो फ्रेट भी लार्ज होता है। कुछ एक्सीडेंट हुआ मैं फ्रेट पे करूंगा, वो फ्रेट का भी इंश्योरेंस करवा सकते। ठीक, तो जो फ्रेट रिसीवर नॉर्मली कौन है, शिपिंग कंपनी जो भी ना जो फ्रेट लेगी, तो जो भी फ्रेट रिसीवर अपने फ्रेट का भी क्या कर सकता है, शिपिंग कंपनी अपने शिप का कर सकते हैं, शिपिंग कंपनी को तो फ्रेट रिसीव होगा तो अपने फ्रेट का भी कर सकते हैं। और जो कार्गो का ओनर है मतलब या तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर, वो अपने गुड्स का कार्गो मतलब इंश्योरेंस, तो तीन टाइप के मैरिन इंश्योरेंस है, राइट। द इंश्योर्ड पे अ पर्टिकुलर सम व्हिच इज कॉल्ड प्रीमियम, सेम बिल्कुल वैसे फायर में प्रीमियम तो इसमें भी यही था। In exchange of undertaking the insurer for indemnity, the insured against the loss or damage. मतलब this is a contract where insured take insurance policy against a premium or insurer indemnify in case there is a loss, तो indemnify करेगा मतलब loss को cover करता है। ठीक, now what are the types, ship या hull। भाई अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो शिप को भी तो नुकसान हो सकता है ना, शिप को भी तो नुकसान हो सकता है ना। मैं इंपोर्टर हूँ, कोई एक्सपोर्टर है, कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, शिप टूट गई, इंपोर्टर एक्सपोर्टर को फर्क नहीं पड़ेगा, किसको पड़ेगा, शिपिंग कंपनी को पड़ेगा। तो क्या शिपिंग कंपनी अपने शिप का इंश्योरेंस निकाल सकती है, यस, उसको बोलते हैं शिप या ये मैरीन इंश्योरेंस भी आता है। अगर जो स्टॉर्म हुआ या जो भी एक्सीडेंट हुआ या टकरा गया कुछ भी हुआ जैसे शिप को अगर नुकसान हुआ तो अंडर शिप और हल इंश्योरेंस इंश्योरेंस करने का। ठीक, तो इसको बोलते हैं शिप या हल इंश्योरेंस। दूसरा होता है गुड्स, ये देखो ये जो कंटेनर होते हैं ना बड़े बड़े कंटेनर, इसके अंदर ही तो सामान रहता है ना गुड्स, इसी को कार्गो, इसके अंदर क्या होता है गुड्स, मैं कार्गो बोलूं या गुड्स बोलूं वन इज द सेम थिंग। कुछ एक्सीडेंट हुआ, गिर गया, पानी घुस गया अंदर, किसी भी तरीके से गुड्स को डैमेज होगा, तो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर जो है वो अपने गुड्स को क्या करवा सकते हैं, इंश्योर करवा सकते हैं, उसको बोलते हैं कार्गो। समझ में आया? तो यहाँ पे कार्गो मतलब ये जो कंटेनर है इसी को कार्गो बोलते हैं। और कार्गो मतलब लोखंड के डब्बे का कोई इंश्योरेंस नहीं डलवा रहा है, इसके अंदर जो कीमती सामान है, तो कार्गो मतलब गुड्स का, ठीक है। तो अगर किसी कारण से इन गुड्स को कुछ नुकसान होता है तो जो भी कार्गो का ओनर है, he may be either an importer or an exporter, वो उसका इंश्योरेंस करता है, उसको पैसे मिल जाए, राइट। देन फ्रेट, कौन फ्रेट किसको मिलेगा, शिपिंग कंपनी। अगर डैमेज हो गया या डिले हो गया, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से गुड्स समय पे पहुंचा नहीं, अब फ्रेट नहीं मिला, हाँ जिसको जो फ्रेट रिसीवर है, अगर इंश्योरेंस कंपनी इज द फ्रेट रिसीवर तो वो, ठीक है। मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ, मैंने बोल दिया चलो तुम चलाओ सिर्फ, मुझे एक पैसा दे देना फिक्स, जो भाड़ा आएगा तुम, पॉइंट समझ में। अरे तुम एक आदमी हो, मैं सिर्फ का ओनर शिपिंग कंपनी हूँ, ठीक है, मैंने बोला ये तुम सिर्फ चला, ठीक है, मेरे को एक पैसा दे दो, तुम लोगों से भाड़ा लेते हो, तो भाड़ा किसको मिलने वाला है, क्या तुम ओनर हो, यू आर द फ्रेट रिसीवर, आप अपने फ्रेट का, सिर्फ तुम्हारी नहीं है, सिर्फ तुमने मेरी ली है, मतलब समझो मैंने ऑटो ली, चला तुम, ओनर में हूँ, चला तुम, सिर्फ मेरी खरीदी, सिर्फ का ऑपरेशन तुम कर रहे हो, लोगों से पैसे ले रहे हो, ऑर्डर ले रहे हो, सामान ले रहे हो, ले जा रहे हो, मुझे उसका एक फिक्स पैसा दे दे रहे हो, फ्रेट तुमको मिल रहा है, तो फिर बताओ फ्रेट का इंश्योरेंस मैं कराऊंगा कितना। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो शिपिंग कंपनी भी हो सकती है, शिप का ओनर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जो भी फ्रेट रिसीवर, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फ्रेट रिसीवर, तो वो शिपिंग कंपनी भी हो सकती है, वो कोई एजेंट भी हो सकता है, कोई ब्रोकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना।
रिसीवर जनरली शिपिंग कंपनी होती है। मैं बोल रहा हूँ इन जनरल शिपिंग, इन जनरल कौन होती है? शिपिंग कंपनी। बट मेन चीज क्या है? फ्रेट रिसीवर करना, whosoever is freight receiver, ठीक। So if cargo does not reach destination due to damage or loss in transit, the shipping company is not paid freight. शिपिंग कंपनी को फ्रेट नहीं मिलेगा तो शिपिंग कंपनी करवा सकती है अपने फ्रेट का। क्योंकि ये फ्रेट भी कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, इट इज आल्सो अ वेरी लार्ज अमाउंट, राइट। नाउ मेन एलिमेंट सेम है जो अभी हमने फायर में पढ़ा, वही है, बस इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट चेंज है। इंसरेबल इंटरेस्ट जो है ना, वो एट द टाइम ऑफ लॉस होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस में क्या पढ़ा था हमने? जब पॉलिसी खरीदते हैं तब। फायर में क्या पढ़ा था? दोनों टाइम खरीदते वक्त भी और लॉस होते वक्त भी। यहाँ पे ठीक। बाकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, यस। नहीं, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मतलब उसके लॉस होने से मेरा लॉस होना, उसको बोलते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ठीक है। अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। फिर इंडेमनिटी, यस स्ट्रिक्टली, यस बिल्कुल सेम फायर इंश्योरेंस में। और अप्रोक्सीमेट कॉस्ट, यस अप्रोक्सीमेट कॉस्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। जो मैंने कॉस्ट लिखा है वही होना चाहिए, समझ में? ओके, मतलब अगर समझो मैंने लिखा है कि स्टॉर्म, बस स्टॉर्म और कुछ नहीं, मैंने क्या लिख दिया पॉलिसी में, क्या लिखा है? स्टॉर्म। अगर स्टॉर्म आया और नुकसान हुआ तो ठीक, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखा। तो स्टॉर्म हुआ, लॉस हो तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट, स्टॉर्म तो नहीं है, तो जो पॉलिसी में लिखा वो, ठीक है। तो ये हो गया मेरीन इंश्योरेंस भी खत्म। नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको दो ही चीजें पता, इंस्पेक्शन। किसी ने अगर किसी का मर्डर कर दिया, कैसे पता चलेगा कि ये मर्डर है? इन्वेस्टिगेशन होता है, वैसे ही तो होता है ना, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्टर आता है, पुलिस इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको। यहाँ पे इंश्योरेंस इंस्पेक्टर आएगा और इन्वेस्टिगेशन होगा। आप कैसे करेंगे वो उनको मालूम, दे आर सेटल है बेटे भाई। आज की डेट में क्या है ना। और फिर क्या, जब स्टॉर्म आएगा तो वो लोग तो वायरलेस से कनेक्टेड रहते हैं, बात करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लेन जब गिरता है, गिरने से पहले क्या वो लोग ड्राइवर से बात करते हैं कि नहीं करते? पता चल रहा है, टेंशन मत लो। वो भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। जरूरी थोड़ी है कि हर बार मर्डर का पता चली जाए, कभी कभी नहीं भी पता चलता। देखो एक बार पैसा दे दिया तो दे दिया, इसके बाद पता चलने से कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, they can take some action, they may take some legal action, लीगल एक्शन ले सकते हैं, वापस लेने के लिए कुछ कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन कर, ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं है, उनका काम ये होता है। तो मेन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इंस्पेक्टर आया, उसने इंस्पेक्शन किया, सब कुछ चेक किया, और जब आग वाग लगता है तो पुलिस केस भी होता है, तो पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करती है ऐसे केसेस में ना। तो वो डिफिकल्ट नहीं है, पता चल जाता है। बहुत सारे ऐसी चीजें होती है, बहुत सारे ऐसे एविडेंस होते हैं जिससे पता चल जाता है ना। तो हाँ हाँ, ऐसा भी है कभी नहीं भी पता चलता। अभी हम लोग वो चीज डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे। अभी हम लोग ये कि भाई पता चला कि भाई नेग्लिजेंस या जानबूझ के तो नहीं मिलेगा, बस कैसे पता चला वो, उसके लिए अलग कोर्स है। तो उसके लिए अलग कोर्स है, ठीक है।
अपना अपने को वो सब अपने एग्जाम में नहीं आने वाला, इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट बस इतना बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके पता चल सकते, ठीक है। चलो पोस्टल सर्विसेज क्या होता है? पोस्टल सर्विसेज चिट्ठी भी भेज सकते हैं, पार्सल भी भेज सकते हैं, सामान गुड्स वगैरह आपके ई शॉपिंग करते हो तो कैसे आता है? इज आल्सो पोस्टल सर्विस। कुरियर, कुरियर भी पोस्टल सर्विस का एक पार्ट है। पोस्टल सर्विस मतलब जब हम चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह भेजें या सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजें तो उसको पोस्टल सर्विस। कुरियर भी आ जाता है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस आता है। तो मेनली तो हम पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ रहे हैं, बट कुरियर भी आता है ना, वही सारे काम कुरियर भी करता है। तो एक पोस्ट ऑफिस मेनली दो सर्विस प्रोवाइड करता है, एक तो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है, दूसरा मेल सर्विस। हम मेनली इसको डिस्कस करेंगे, बट हाँ ये भी सर्विसेज है। फाइनेंशियल सर्विस मतलब जैसे कि सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस में सेविंग भी कर सकते हैं, आपको मालूम है, जैसे बैंक में आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वैसे पोस्ट ऑफिस में भी ऐसे कर सकते हैं। देन प्रोविडेंट फंड हो गया, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट की तरह होता है कि भाई एक सर्टिफिकेट कर दिया 5 साल के लिए, आपने एक साथ 1 लाख रुपए जमा कर दिया, 5 साल के बाद एक साथ 1 लाख रुपए के साथ इंटरेस्ट के साथ एक बड़ा अमाउंट मिलेगा। हाँ, और इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा है, बैंक से ज्यादा है और सेम। हाँ, रिकरिंग डिपॉजिट भी होता है, नेशनल सर्टिफिकेट एनएससी के थ्रू आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक। ये सारी फाइनेंशियल फैसिलिटी, मंथली इनकम स्कीम है, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, मनी ऑर्डर फैसिलिटी है। मनी ऑर्डर तो मालूम है, पैसा भेजना एक जगह से दूसरी, राइट। और बाकी ये सब भी होती है, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, एनएससी, ये सारी चीजें उससे ज्यादा से ये गवर्नमेंट है ना, कुछ हुआ गवर्नमेंट नोट छाप के दे देगी आपको, गवर्नमेंट से ज्यादा। पोस्टल डिपार्टमेंट किसका है? सीधा गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, डायरेक्ट गवर्नमेंट, नाम ही है पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्ट्री। जैसे रेलवे मिनिस्ट्री है ना, वैसे पोस्ट एंड टेलीग्राफ मिनिस्ट्री, एक अलग से मिनिस्ट्री करते हैं। बहुत लोग बहुत लोग कर, बैंक में भी कर, बैंक फैसिलिटी बहुत सारी देता है, बहुत सारी चेक की फैसिलिटी है, पास आप फटाफट एटीएम कार्ड और ये नहीं देता, थोड़ा सा अट्रैक्टिव। ये जो रूरल एरिया वगैरह जहाँ पे बैंक गाँव वाले ज्यादा करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज मेल फैसिलिटी। मेल फैसिलिटी मतलब चिट्ठी या सामान एक जगह से दूसरी जगह, हाँ? तो या तो पार्सल हो गया या तो लेटर हो गया, आजकल लेटर तो कम ही हो गया, पार्सल हो गया, तो दैट इज मेल, राइट। कितना बजे है? ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी फैसिलिटी, जैसे कि आपको ग्रीटिंग पोस्ट करना है तो बहुत सारे अलग अलग तरीके की ग्रीटिंग्स, आजकल ये सब उतना फेमस नहीं है, क्यों नहीं है कि आजकल व्हाट्सएप टेलीग्राम ये वो बहुत है, लेकिन हाँ ये फैसिलिटी है ग्रीटिंग की फैसिलिटी, ठीक है। अ रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग और डिफरेंट ऑप्शन, दिवाली के लिए, ईद के लिए, न्यू ईयर के लिए अलग अलग तरीके की ग्रीटिंग्स है जो आप पोस्ट के थ्रू दे सकते हैं। देन मीडिया पोस्ट, मीडिया पोस्ट मतलब क्या, जैसे कि पोस्ट कार्ड हो गए या एनवलप हो गए, कभी आपने देखा है पोस्ट कार्ड एनवलप होता है? तो उस पोस्ट कार्ड और एनवलप के ऊपर क्या कोई कंपनी वाला अपना एडवर्टाइजमेंट दे सकता है? ठीक है ना, तो पैसा लेगा, दूसरे डिपार्टमेंट का एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट ही तो पोस्ट कार्ड छापता है ना, पोस्ट कार्ड कौन छापता है? वैसे ही एक इंग्लैंड लेटर होता है, पोस्ट ऑफिस से ही मिलेगा। उस पोस्ट ऑफिस पे अगर मैं चाहूँ तो मेरे कंपनी का क्या कर लूंगा, एडवर्टाइजमेंट, एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट डाल सकता हूँ, जिसके बदले में मुझसे पैसा लेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं मीडिया, राइट। सो एन innovative and effective vehicle to Indian corporate advertise their brand through postcard, envelope, telegraph, and so on.
मतलब ये जो पोस्ट कार्ड है, एनवेलप है, टेलीग्राम है, जो पोस्ट ऑफिस से मिलता है हमको, जिससे हम लेटर लिख करके भेज सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चाहिए कॉर्पोरेट कोई चाहे तो अपना एडवर्टाइजमेंट डाल सकता है, पोस्ट ऑफिस को बोलेगा भैया ये 1 करोड़ पोस्ट कार्ड के ऊपर मेरा एडवर्टाइजमेंट डालो, वो बोलेगा हाँ ठीक है ये 10 लाख रुपए लगेगा। कौन सा कौन देता है ये पोस्ट कार्ड और एनवेलप वगैरह खरीदता है? फिर उसके बाद डायरेक्ट पोस्ट, ये डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, ये भी फैसिलिटी पोस्ट डिपार्टमेंट देता है कि भाई आप सेलेक्टेड लोगों को अगर आप क्या भेजना चाहते हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट भेजना चाहते हो तो आप लेटर ड्राफ्ट करो, पोस्ट डिपार्टमेंट। ओके, तो डायरेक्ट पोस्ट मतलब डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, मतलब डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट जैसे पॉम्पलेट वगैरह दे दो पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट और आप उनके टारगेट बता दो कि किस तरीके के कस्टमर को, उनके पास डेटाबेस होता है वैसे कस्टमर को वो लोग लेटर, उसका भी चार्जेस लगेंगे। ये होता है डायरेक्ट पोस्ट, मतलब डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट। ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, पोस्ट कार्ड के ऊपर चार्ज दिया, पोस्ट कार्ड कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है किसको, बट ये जिसको आपको भेजना है आप उसको बता दो कि भाई ये मेरा टारगेट ऑडियंस है, इस एरिया में भेजना है, मतलब से इस पर्टिकुलर एरिया के सारे घर में भेजना है, सारे उस हिसाब से भेज सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो, करेक्ट 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 सेलेक्ट कर सकते हो उसके हिसाब से, जितने जितने ज्यादा भेजोगे आप उतने ज्यादा चार्जेस होगा पर, मतलब एक भेजने का 10 रुपए लगा, आपने 100 भेजा, 1000 भेजा, लाख भेजा, ठीक है। Then international money transfer, very simple, international money transfer एक कंट्री से दूसरे कंट्री, मतलब इंडिया से अगर दुबई या किसी भी वर्ल्ड की कंट्री में अगर मैं पैसे भेजना चाहता हूँ तो यूज कर सकता हूँ इंटरनेशनल रेमिटेंस, या किसी दूसरी कंट्री में समझो मेरा बेटा है किसी दूसरी कंट्री में काम करता है, वो मुझे पैसा भेजना चाहता है तो भी भेज सकता है, ठीक है। एंड पासपोर्ट फैसिलिटी आपको मालूम है, पासपोर्ट बनेगा नहीं बना, पासपोर्ट बनेगा तो कहाँ से आएगा, बाय पोस्ट, तो पासपोर्ट बनाने के लिए और आप एप्लीकेशन भी करते हैं, आपको अगर पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन करना है पोस्ट ऑफिस में भी उसे जमा कर सकते हो। दिस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग पासपोर्ट फैसिलिटी। बेसिकली जो विलेज वाले रूरल एरियाज में रहते हैं उनको भी पासपोर्ट चाहिए, दे विल गो टू पोस्ट ऑफिस के थ्रू करेंगे, हमको चाहिए तो हमारे यहाँ तो है, हम तो डायरेक्ट जा सकते हैं, जल्दी काम हो जाएगा ना, लेकिन जो दूर दूर एरिया में रहते हैं उनको पासपोर्ट बनाना है, सोचो कैसे होगा, तो ये पार्टनरशिप हो गया एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का पोस्ट ऑफिस के। देन स्पीड पोस्ट, क्या होता है स्पीड पोस्ट? हाँ मतलब मुझे नॉर्मली लेटर भेजना है समझो लगेगा 10 दिन, मैं चाहता हूँ कि नहीं यार 2 ही दिन में फास्ट है बाय एयर, ठीक है। तो 1000 ऐसे डेस्टिनेशन है, मतलब 1000 बड़े बड़े सिटीज हैं विच आर लिंक 97 मेजर कंट्रीज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर भी 97 ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे आप स्पीड पोस्ट की फैसिलिटी यूज। ई बिल, अगर मुझे कोई बिल पे करना है, मतलब जैसे कि भारती एयरटेल, एयरटेल सिंपली एयरटेल हो गया या बीएसएनएल, एयरटेल और बीएसएनएल का टाई अप है, आपका एयरटेल का बिल पे करना है पोस्ट ऑफिस में जाके, आपको बीएसएनएल का बिल पे करना है पोस्ट ऑफिस में जाके, दिस इज कॉल्ड। आपको एयरटेल या बीएसएनएल का अगर ऑनलाइन बिल पे करना है, ई बिल पे करना है, तो आप पोस्ट ऑफिस से कर सकते हो। ये तो सिर्फ 2 एग्जांपल है और ऐसे भी और भी दूसरे होंगे जिसके थ्रू ऑनलाइन बिल पे कर सकते हो थ्रू पोस्ट, अंडरस्टूड।
लास्ट इज टेलीकॉम. कम्युनिकेशन में टेलीकॉम, टेलीकॉम मतलब क्या? कम्युनिकेशन, चाहे फोन पे हो, चाहे इंटरनेट के थ्रू हो, या इस तरीके से. कौन किससे कम्युनिकेट करना चाहता है? एक बिजनेसमैन कस्टमर से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करना चाहता है, अपने एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहता है. तो उसके लिए उसके पास कोई ना कोई तो जरिया होना चाहिए, कोई ना कोई तो तरीका होना चाहिए. तो कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. A world class communication infrastructure is the key for the rapid economic growth. किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है. It is in fact the backbone of every business. हर एक बिजनेस का ये इसके बिना नहीं चलेगा. जैसे बैकबोन के बिना हम नहीं चल सकते, वैसे एक बिजनेस नहीं चल सकता विदाउट. ठीक है. So in today's world, doing business across continent will remain a dream without telecommunication. मतलब इंटरनेशनल बिजनेस भी नहीं हो पाएगा अगर अच्छा टेलीकॉम नहीं, अच्छा टेलीकम्युनिकेशन, right? So telecommunication is very very essential to stay in touch. Now we see different types of telecommunication in this chapter. क्या क्या है? एक तो सेलुलर मोबाइल. मोबाइल तो आपको मालूम ही है, उसी को सेलुलर मोबाइल भी बोल दिया, राइट? So these are the type of mobile telecommunication service including voice, मतलब हम बात भी कर सकते हैं, नॉन वॉइस मतलब मैसेज वगैरह या डेटा जो आप सर्फिंग इंटरनेट सर्विस. मतलब ये तीनों चीज, वॉइस बात, मैसेजिंग मतलब नॉन वॉइस सर्विसेज एंड डेटा, ये सब इसमें आता है, राइट? दिस आर द यूनिक टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट विद इन देयर सर्विस एरिया. मतलब इसमें क्या होता है, टावर लगा रहता है, उस टावर के थ्रू हम क्या होते हैं कनेक्टेड. जहाँ टावर है हम टावर से कनेक्टेड है, हमको सिग्नल मिल रहा है, मतलब नेटवर्क मिल रहा है, उसके थ्रू हम सारी सर्विसेज, राइट? तो उस टावर के एरिया के अंदर आना जरूरी है. तो बेसिकली हम उस एरिया से निकलते तो दूसरा टावर आ गया, तीसरा टावर आ गया, मतलब टावर से कनेक्टेड होना. So they can also provide direct interconnectivity with any other type of telecom. किसी दूसरे टेलीकॉम के साथ भी कनेक्ट करके वो दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते है ना. बट सेलुलर का सिंपली मतलब हो गया कि जो सेल है वो किससे कनेक्टेड है? टावर से कनेक्टेड है, जिसका एक पर्टिकुलर रेंज. ठीक है. अब ये टावर किसी सैटेलाइट से कनेक्ट हो गया तो सैटेलाइट की फैसिलिटी भी अपने सर्विस प्रोवाइडर को दे सकता. अंडरस्टूड? नेक्स्ट है फिक्स्ड लाइन. फिक्स्ड लाइन मतलब जैसे वाईफाई लगा होगा ना आपके, तो वाईफाई कैसे कनेक्टेड है? वायर से कनेक्टेड. वाईफाई का जो राउटर है वो वायर से कनेक्टेड है. या फोन होगा, लैंडलाइन फोन, घर पे जो फोन है वो भी तो वायर से कनेक्टेड है. तो वो जो वायर होते हैं ना, वो इस तरीके के वायर होते हैं, इसको ऑप्टिक फाइबर बोलते हैं. ऑप्टिक फाइबर, ये ऑप्टिक फाइबर का जो है ना पूरा नेटवर्क बिछाया हुआ रहता है. So these are all type of fixed line service including voice, नॉन वॉइस, मैसेज, डेटा सर्विस. मतलब वही सारी चीजें जो अभी हमने पढ़ी. मेल भी होगा, नॉन वॉइस मतलब मैसेजिंग भी होगा, डेटा भी होगा, जैसे वाईफाई वगैरह चलता है उसमें. बट ये वायर से कनेक्टेड है, वो टावर से, मोबाइल टावर से, और ये वायर से, तो फिक्स्ड लाइन. So this utility any type of network equipment primarily connected through fiber optic. किसी भी तरीके के नेटवर्क से ये कनेक्ट हो सकता है, बट वो कनेक्ट किससे होगा? फाइबर से. वो फाइबर से कनेक्ट होना, राइट? Laid across the length and breadth of the country, they also provide interconnectivity with other telecom services. Definitely, ये कनेक्टिविटी आप सेलुलर को, मतलब लैंडलाइन से, सिर्फ लैंडलाइन के ऊपर बात नहीं, लैंडलाइन के ऊपर आप किससे भी बात कर सकते हो, मोबाइल के ऊपर भी बात कर सकते हो. इंटरकनेक्टिविटी भी प्रोवाइड, राइट? केबल सर्विसेज, आपको मालूम है पहले कभी केबल टीवी होते थे, आजकल तो नहीं. पहले क्या होता था? हाँ नहीं, वो किसी एक ने अपने घर पे छतरी लगाई, बड़ी वाली छतरी, नॉट छोटी, और उसने समझो दो तीन चार ऐसी छतरी लगा करके उसने क्या किया, पूरे शहर में वायर भेज कर सबसे कनेक्ट.
ये केबल टीवी वाला, इसको बोलते थे केबल टीवी। नहीं, मतलब समझो मैंने रायपुर में अपने घर के ऊपर ऐसे 2-3 छतरी लगाई, एक छतरी जी टीवी का चैनल देख रहा है, एक स्टार का चैनल, सब वायर, और पूरे रायपुर में वायर लगा, पूरे रायपुर में वो चैनल देख रहे हैं। उसके बीच में ना, दोस्तों बीच में ऐसा इक्विपमेंट लगाना पड़ता है, तो वो इक्विपमेंट क्या करता है, ये छतरी भी छोटी छतरी नहीं होती, बहुत बड़ी छतरी, तो वो छतरी कनेक्टेड होती है सैटेलाइट से, और फिर ये केबल के थ्रू बाकी सब लोगों के घर में छतरी। ये पुराना तरीका, पहले ऐसे ही होता, और ये जो जो चैनल दिखा रहा है बस वही चैनल हम देख। अब नया आ गया, अब जो आया है उसको क्या बोलते हैं, डीटीएच, डायरेक्ट डीटीएच, वो भी है आगे, इसी में है, वो डिस्कस करें, राइट। तो ये ऐसा ना एक जगह रहता था, और ऐसे सब वायर के थ्रू जो है बहुत सारी जगह पे क्या होता था, कनेक्टेड रहता था, और एंटरटेनमेंट सर्विसेज। So these are link and switch services within the license area, मतलब ये जिसने भी केबल टीवी वाले ने लाइसेंस लिया है, which are essentially one way entertainment, one way, वो जो चैनल दिखा रहा है वो हम देख रहे हैं, ठीक है। The two-way communication including voice, data and information services through cable network would emerge significantly in future, हो सकता है, और वो तो आ भी गया है, ऐसा नहीं कि नहीं आया। Offering services through the cable network would similarly providing fixed, बिल्कुल एक fixed line service की, right? VSAT मतलब सेटल, VSAT का फुल फॉर्म है क्या, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल थ्रू सर्टेन सैटेलाइट is a satellite based communication service. It offers business and government agency a highly flexible and reliable communication solution in both urban and rural area. कोई वायर से कनेक्टेड नहीं, मतलब आपका डिवाइस सीधा किससे कनेक्टेड है, सैटेलाइट, है ना। और उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उस टेक्नोलॉजी को VSAT बोलते हैं, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अर्बन एरिया के साथ साथ रूरल एरिया में भी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कंपेयर टू लैंडलाइन बेस्ड सर्विसेज, VSAT ऑफर एश्योरेंस ऑफ रिलायबल एंड अनइंटरप्टेड। वायर के थ्रू कनेक्टेड होगा, कहीं वायर कट गया प्रॉब्लम हो सकती है, टूट गया खराब हो गया प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रिपेयर करवाना पड़ेगा, लेकिन ये तो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्टेड है, तो ये ज्यादा रिलायबल। It can be used to provide innovation applications such as telemedicine, न्यूज़पेपर ऑनलाइन, मार्केट रेट्स, टेली एजुकेशन, हर चीज के लिए यूज हो सकता है। आप चाहे फोन पे बात कर रहे हो, डायरेक्ट आपका सैटेलाइट से कनेक्टेड है, या फिर आप बात कर रहे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपका वाईफाई डायरेक्ट किसी वायर से कनेक्टेड नहीं है, सीधा सैटेलाइट से कनेक्टेड, तो वो हो गया वीसेट सर्विस, ठीक है। और लास्ट है, देन योर चैप्टर इज ओवर, व्हिच इज कॉल्ड डीटीएच। वही बता, डीटीएच, डीटीएच क्या है, डायरेक्ट टू होम, इज अगेन अ सैटेलाइट बेस्ड सर्विस। ये भी सैटेलाइट से, ये जो हमारे घर पे डीटीएच टाटा स्काई, ये भी सीधा सैटेलाइट से। तो टाटा स्काई का किसी न किसी सैटेलाइट वाले से टाई अप है, वो सैटेलाइट वाला क्या कर रहा है, सारे चैनल यहाँ पे ट्रांसफर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक हमने छतरी लगा दी छत के ऊपर, ये छोटी सी छतरी रहती है, और वो सेट टॉप बॉक्स हो जाता है, उससे सारे चैनल देख सकते हैं, डीटीएच is again a satellite based media service, satellite based media service, तो सिर्फ मीडियम चैनल वगैरह देखें, ठीक है। One can receive media services directly through satellite with the help of small dish antenna and a dish, और डिश में एक एंटीना लगा होता है और एक सैटेलाइट, इसके थ्रू हम सारे चैनल सैटेलाइट से आएंगे और सीधा आजकल ये यूज होता है, इसलिए केबल टीवी वाले बंद हो सकता है, किसी छोटे गांव में केबल टीवी अभी भी चल रहा। So it can be viewed on our television without being dependent on the service provider, केबल वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट, ठीक। तो ये हो गया आपका टेलीकम्युनिकेशन ओवर। नाउ एक है ट्रांसपोर्टेशन और एक है वेयरहाउस। ट्रांसपोर्टेशन क्या हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है,
बस मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना ही है आपके सिलेबस। वेयर हाउस बस मीनिंग ऑफ वेयर हाउस इतना ही है। टेक्स्ट बुक में ना टाइप्स ऑफ वेयर हाउस वगैरह भी दिया, वो सिलेबस में नहीं। मीनिंग ऑफ वेयर हाउस एंड, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस, इसलिए मैं वापस डिस्कस करूँ। ठीक है, दैट्स इट।